हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग एएफएम के मॉड्यूल ए के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। बिना किसी देरी के यहाँ पर फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का मतलब समझेंगे कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, उसे किस लिए जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो देखो अकाउंटिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की समरी प्रिपेयर करना। और अकाउंटिंग के अंदर जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसकी समरी प्रिपेयर करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं और इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस कहते हैं। इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे जितने भी लेजर अकाउंट होते हैं उनके जो लास्ट में बैलेंस बच जाते हैं, चाहे वो डेबिट है चाहे क्रेडिट बैलेंस है, उसको हम जो है वो शो करते हैं ताकि हम सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की समरी जो है वो प्रिपेयर कर सके। जैसे कि एग्जांपल भी यहाँ पर कैश बुक लीजिए, ये हमारा क्या है? लेजर अकाउंट है। तो हमने फाइनेंशियल ईयर के अंदर बहुत सारी यहाँ पर कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की। जैसे कि हमारे पास कैश आया, कभी हमने कैश यहाँ पर पे किया, लास्ट में जब हमने इसका बैलेंस कैलकुलेट किया तो इसका बैलेंस आया 10,770 रुपए। यानी कि कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस से 10,770 रुपए से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो लास्ट में बैलेंस बच गया है 10,770, जो कि डेबिट बैलेंस है कैश अकाउंट का, इसे हम जो है वो ट्रायल बैलेंस में शो जो है वो कर देंगे। कहाँ पे शो करेंगे? डेबिट साइड। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है। यहाँ पर हमारे पर्टिकुलर्स होते हैं जहां पर हम अकाउंट के नेम लिखते हैं। एक हमारा डेबिट का कॉलम होता है और एक हमारा क्रेडिट का कॉलम होता है। तो अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में कैश बुक का बैलेंस क्या था? डेबिट बैलेंस 10,770 रुपए। तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट लिखकर डेबिट साइड में 10,770 रुपए जो है वो लिख देंगे और क्रेडिट कॉलम को जो है वो खाली छोड़ देंगे। ऐसे ही बिल्स पेबल का जो लास्ट में बैलेंस बचा है वो क्रेडिट बैलेंस है और 5,000 रुपए है। तो हमने क्या किया है? इसको क्रेडिट साइड में 5,000 रुपए जो है वो लिख दिया है। इससे बेसिकली हुआ क्या? तो जितने भी लेजर अकाउंट थे उसकी हमने एक समरी प्रिपेयर कर दी। जैसे अगर आपको जानना हो कि कैश का बैलेंस यहाँ पर कितना बचा है, तो अगर ये ट्रायल बैलेंस ना होता तो आपको कैश अकाउंट में जाना पड़ता, सभी ट्रांजेक्शन को डिटेल में पढ़ना पड़ता, फिर आप कैलकुलेट करते कि लास्ट में कितना बैलेंस जो है वो बच गया। पर हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया है और उसके अंदर ऑलरेडी जितने भी अकाउंट्स के लास्ट में बैलेंस बच गए हैं जो शो हो रहे हैं, चाहे डेबिट है क्रेडिट है, उसको हमने शो कर दिया है। जिससे आप ट्रायल बैलेंस को ही स्टडी करके उनका एनालिसिस करके जान सकते हो कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, हमें कितने बिल्स जो है वो पे करने हैं, इंश्योरेंस चार्जेस यहाँ पर कितने जो है टोटल हुए हैं, वो सारी चीजें हम जो है वो जान सकते हैं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि हम इसीलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की समरी जो है वो प्रिपेयर कर सके। ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी हमारे लेजर अकाउंट होते हैं उनके लास्ट में जो बैलेंस होते हैं उसको हम जो है वो शो कर देते हैं, चाहे वो डेबिट बैलेंस है चाहे वो क्रेडिट बैलेंस है। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम क्या कहती है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसके हमेशा दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। जैसे अगर आपने यहाँ पर मशीन परचेज की है 50,000 रुपए की, तो ये एक यहाँ पर एक ही ट्रांजेक्शन है पर इसके दो एस्पेक्ट होंगे। पहला एस्पेक्ट होगा कि हमें मशीन अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना है 50,000 रुपए से। और दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा कि हमें कैश पे करना है, तो कैश अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है 50,000 रुपए से। यानी कि अकाउंटिंग के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसका एक डेबिट एस्पेक्ट भी होता है और क्रेडिट एस्पेक्ट भी होता है। ठीक है, इसको हम डेबिट साइड भी रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए ट्रायल बैलेंस का भी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हमेशा इक्वल जो है वो होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती जो है वो हुई। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है। डैश इज अ स्टेटमेंट दैट लिस्ट ऑल द लेजर बैलेंसेस ऑफ अ कंपनी एट अ पर्टिकुलर टाइम। इट इज प्रिपेयर्ड टू एंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड टू आइडेंटिफाई एनी एरर्स। तो एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर हम कंपनी के जितने भी लेजर अकाउंट होते हैं उनके बैलेंसेस को शो करते हैं ताकि हम जान पाए कि हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो एक्यूरेट है या फिर नहीं है, और अगर कोई एरर हो तो उसको भी आइडेंटिफाई कर सके। ऑप्शन ए बैलेंस शीट, ऑप्शन बी ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ट्रायल बैलेंस। ठीक है,
बैलेंस शीट देखो एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करते हैं ताकि हम कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जो है वो जान सकें, ठीक है। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम कंपनी के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को शो करते हैं ताकि हम ये जान पाए कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which trial balance list all the ledger account of a business along with their debit and credit balance. It does not adjust for any adjustment or closing entries. This means that it shows the raw balances of each account before any financial adjustment. ठीक है, तो देखो एक ऐसा ट्रायल बैलेंस जो कि हम लेजर अकाउंट के जो रो बैलेंसेस होते हैं जिसमें किसी भी तरह की यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं की होती है उससे जो है वो प्रिपेयर करते हैं, उस ट्रायल बैलेंस को क्या कहते हैं। जैसे कि देखो लेजर अकाउंट्स के अंदर हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, जैसे जैसे कि डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट, डेफर्ड पेमेंट की एडजस्टमेंट, ठीक है। तो एक ऐसा ट्रायल बैलेंस जो कि हम लेजर अकाउंट के ऐसे बैलेंस से प्रिपेयर करते हैं जिसके अंदर किसी भी तरह की एडजस्टमेंट जो है वो नहीं की गई होती है। ऑप्शन ए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन बी क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन सी नेट ट्रायल बैलेंस या फिर ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो देखो हमारे जो ट्रायल बैलेंस होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं, नेट ट्रायल बैलेंस और ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। ग्रॉस ट्रायल बैलेंस का मतलब आप समझ चुके हैं। नेट ट्रायल बैलेंस क्या होता है? तो देखो जब हम ऐसे लेजर अकाउंट के बैलेंस है जिसके अंदर प्रॉपर्ली एडजस्टमेंट वगैरह की गई होती है उससे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो वो हमारा नेट ट्रायल बैलेंस जो है वो कहलाता है। और नेट ट्रायल बैलेंस जो है वो आपको सबसे ज्यादा एक्यूरेट जो है समरी प्रिपेयर करके देता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए ट्रायल बैलेंस इज अ रिपोर्ट दैट लिस्ट द बैलेंसेस ऑफ all ledger account to check the accuracy of the bookkeeping entries. The total of all debit balance should equal to the total of all credit balances. If the trial balance does not balance, it indicate that. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो ट्रायल बैलेंस है उसका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस वो इक्वल होना चाहिए। पर अगर किसी सिचुएशन के अंदर ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस के इक्वल नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस इम्बैलेंस होता है, तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है? ऑप्शन है ऑल अकाउंट्स हैव बीन करेक्टली रिकॉर्ड, यानी कि सभी अकाउंट्स को हमने करेक्टली रिकॉर्ड किया है। देयर आर नो एरर्स इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर किसी भी तरह की एरर नहीं है। या फिर देयर इज एन एरर इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो बैलेंस में नहीं है, यानी कि डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के इक्वल नहीं है, तो ये मान के चलिए कि आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कहीं ना कोई एरर है जिसकी वजह से ये इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट हुआ है। और इन एरर्स को हम अकाउंटिंग एरर्स जो है वो कहते हैं, ठीक है। देखो जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके अंदर कई ऐसे स्टेजेस होते हैं जहां पर मिस्टेक्स हो सकती हैं। जैसे कि आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल सकते हो, या फिर आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड तो किया पर गलत कर लिया, ठीक है। तो ये सारी जो एरर्स होती हैं वो अकाउंटिंग एरर्स होती हैं और इसकी वजह से हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो इम्बैलेंस जो है वो हो जाता है, ठीक है। अब इन एरर्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो देखो जितनी भी अकाउंटिंग एरर्स होती हैं उसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली एरर होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल और दूसरा होता है हमारा यहाँ पर क्लैरिकल एरर, ठीक है। अगर हम प्रिंसिपल एरर की बात करें तो देखो जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख, हमारा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि आप अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि मनी की टर्म्स में उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। पर आपने क्या किया कि ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया जिसकी आप मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो, तो वो हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है वो कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलिए यहाँ पर एक एक्स कंपनी, ठीक है, इसके 50% जो एम्प्लॉयज है वो हार्ड वर्किंग है। क्या है यहाँ पर? हार्ड वर्किंग है। तो आपने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन को जो है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो है वो रिकॉर्ड कर दिया। अब देखो इसकी वैल्यू आप मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, तो जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग आपको इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था। पर आपने इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है रिकॉर्ड कर दिया, तो ये आपकी जो एरर है वो आपकी कहलाएगी एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूं आपको, सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। तो देखो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि कंपनी जो भी एक्सपेंस करती है हमेशा उसे अपने एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट जो है वो करना है। जैसे अगर उसने यहाँ पर वेजेस पे किया है तो उसे वेजेस अकाउंट को, कंपनी का जो वेजेस अकाउंट है उसे डेबिट करना है और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। यानी कि आपने जिसको वेजेस पे किए है जैसे कि एम्प्लॉय या वर्कर, उसके अकाउंट को आपको डेबिट नहीं करना है। पर फर्ज करिए यहाँ पर एक्स कंपनी ने क्या किया
अपने एम्प्लॉयज को 10,000 रुपए वेजेस पे किए और उसने एम्प्लॉय का पर्सनल अकाउंट, जैसे मान के चलो उसका नाम राम था तो राम अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो ये भी एरर हमारी प्रिंसिपल एरर जो है वो कहलाएगी। उसके बाद आती है हमारी यहाँ पर क्लैरिकल एरर। क्लैरिकल एरर क्या होता है, तो देखो जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमसे कुछ क्लैरिकल एरर हो जाती है, जैसे आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाते हो या फिर आप ट्रांजेक्शन को गलत रिकॉर्ड कर लेते हो, तो ये जो एरर्स होती है वो क्लैरिकल एरर जो है वो कहलाती है। अब क्लैरिकल एरर को फर्दर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है एरर ऑफ ओमिशन, एक होता है एरर ऑफ कमीशन और एक होता है कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन की बात करें, जब आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाते हो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, तो वो हमारा एरर ऑफ ओमिशन जो है वो कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल ले, यहाँ पर एक कंपनी है, एक्स कंपनी, ठीक है, उसने अपने एम्प्लॉयज को वेजेस पे किए 1 लाख रुपए के और उसने इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये जो गलती है वो हमारी कहलाएगी एरर ऑफ ओमिशन। अब ये जो एरर ऑफ ओमिशन होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है कंप्लीट ओमिशन, जब आप किसी ट्रांजेक्शन को पूरी तरीके से ही रिकॉर्ड नहीं करते हो, जैसे कि आपको पता है कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, जब आप किसी ट्रांजेक्शन के दोनों ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करते हो, कंप्लीटली ओमिट कर देते हो, तो वो आपका कंप्लीट ओमिशन जो है वो कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपने वेजेस को रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना उसका डेबिट ना क्रेडिट, तो ये हमारा कंप्लीट ओमिशन जो है वो कहलाता है। उसके बाद है यहाँ पर पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन क्या होता है, जब आप ट्रांजेक्शन के एक एस्पेक्ट को तो रिकॉर्ड कर लेते हो पर दूसरे एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना भूल जाते हो। जैसे आपने यहाँ पर वेजेस पे किए, तो वेजेस अकाउंट को तो आपने डेबिट कर दिया, यानी कि उसके अंदर तो आपने एंट्री कर दी 1 लाख रुपए से, पर उसका जो दूसरा एस्पेक्ट था कैश अकाउंट, उसके अंदर आपने एंट्री पास ही नहीं की, तो इस तरह की जो ओमिशन होती है वो हमारा पार्शियल ओमिशन जो है वो कहलाता है। उसके बाद है हमारा एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, देखो जब आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो पर गलत रिकॉर्ड कर लेते हो, वो हमारा एरर ऑफ कमीशन कहलाता है। जैसे आपने यहाँ पर वेजेस पे किए 1 लाख रुपए के, ठीक है, आपने इसको रिकॉर्ड किया है, आपने यहाँ पर वेजेस अकाउंट को डेबिट किया है, कैश अकाउंट को भी यहाँ पर क्रेडिट किया है, पर गलती क्या हो गई आपसे, 1 लाख की जगह पर आपने 10,000 जो है वो रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, तो ये जो गलती है वो हमारा एरर ऑफ कमीशन जो है वो कहलाता है, जहां पर आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड तो करते हो पर गलत रिकॉर्ड कर लेते हो। उसके बाद आता है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, तो देखो जब दो या दो से ज्यादा गलतियां मिलकर एक दूसरे के इम्पैक्ट को खत्म कर देती है, वो हमारा कंपनसेटिंग एरर जो है वो कहलाता है। सिंपल भाषा में कहूं तो अगर किसी एक एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस में इम्बैलेंस आया है और दूसरी एरर उस इम्बैलेंस को खत्म कर देती है, तो वो दोनों एरर को हम एक साथ कंपनसेटिंग एरर कहेंगे। जैसे एग्जांपल ये मान के चलिए, आपने यहाँ पर एक गलती की जिससे ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट बैलेंस है वो 4,000 रुपए से इंक्रीज हो गया, ठीक है, और क्रेडिट बैलेंस जो है वो कम हो गया। फिर उसके बाद आपने एक और मिस्टेक की जिससे क्या हुआ कि क्रेडिट बैलेंस जो है ट्रायल बैलेंस का वो 4,000 से इंक्रीज हो गया और डेबिट बैलेंस 4,000 से कम हो गया। तो इससे क्या होगा, इन दोनों ने गलतियों ने साथ में मिलकर एक दूसरे के जो इम्पैक्ट थे उसको खत्म कर दिया और ट्रायल बैलेंस को फिर से बैलेंस में ले आकर रख दिया, तो ये हमारा कंपनसेटिंग एरर जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, टाइप्स ऑफ एरर्स। तो आई होप ये अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एन एरर ऑफ omission refers to a situation where a transaction either fully or partially is not recorded in the books of account. Which of these is the error of omission? ठीक है, तो एरर ऑफ omission का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, जब आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाते हो फुली या फिर पार्शली, तो वो एरर ऑफ omission कहलाता है। तो इसमें से कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि एरर ऑफ omission है? पहला, फॉरगेटिंग टू रिकॉर्ड यूटिलिटी बिल पेमेंट 50,000 रुपीज, यानी कि आपने एक यूटिलिटी बिल पेमेंट की थी 50,000 रुपीज की, पर आपने उसे रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो ये क्या हुई, हमारी कंप्लीट ओमिशन हुई। उसके बाद फेलिंग टू रिकॉर्ड सेल्स रेवेन्यूज 1200 फ्रॉम अ कस्टमर, एक कस्टमर से आपको 1,200 रुपए की रेवेन्यू आई थी पर आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये भी हमारा कंप्लीट ओमिशन हुआ। नो रिकॉर्डिंग द परचेज ऑफ इक्विपमेंट ऑफ 10,000, आपने इक्विपमेंट को परचेज किया था 10,000 रुपए का पर आपने उसे रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये भी कंप्लीट ओमिशन होगा। उसके बाद रिकॉर्डिंग का पेमेंट ऑफ 1,500 एज ऑफ 15,000, आपने एक पेमेंट की थी 1,500 रुपए की पर उसको आपने 15,000 रिकॉर्ड कर लिया, तो ये हमारा एरर ऑफ कमीशन जो है वो कहलाता है, ये एरर ऑफ कमीशन नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये तीन हमारी यहाँ पर एरर ऑफ कमीशन ओमिशन है और ये जो लास्ट वाली एरर है वो एरर ऑफ कमीशन है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंपनी परचेजेस अ न्यू पीस ऑफ इक्विपमेंट 10,000, द अकाउंटेंट रिकॉर्ड्स द परचेज इन द जर्नल डेबिटिंग द इक्विपमेंट अकाउंट 10,000, however the accountant forget to record the corresponding credit to cash, this would be।
ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंपनी ने एक इक्विपमेंट परचेज किया, अकाउंटेंट ने इसकी जो एंट्री है वो इक्विपमेंट अकाउंट में कर दी, यानी कि इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया 10,000 रुपए से। पर उसका जो दूसरा एस्पेक्ट था कि कैश अकाउंट को हमें क्रेडिट करना था 10,000 रुपए से, वो हमने यहाँ पर नहीं किया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कंप्लीट ओमिशन एरर है, पोस्टिंग एरर है, पार्शियल ओमिशन एरर है, या फिर ट्रांसपोजिशन एरर है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्शियल ओमिशन एरर। इसे हम पार्शियल ओमिशन एरर जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एन एरर ऑफ ओमिशन रेफर्स टू अ मिस्टेक और इनकरेक्ट एंट्री मेड ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग और प्रोसेसिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एरर ऑफ कमीशन। ठीक है। तो देखो एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, जब आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड तो करते हो पर गलत रिकॉर्ड कर लेते हो, तो उसे हम एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। तो इसमें से कौन सी एरर हमारी एरर ऑफ कमीशन कहलाएगी? पहला, पोस्टिंग ऑफ करेक्ट अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, यानी कि आपने क्या किया है, करेक्ट अमाउंट रॉन्ग साइड में एंटर जो है वो कर दिया। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पर मान के चलिए आपने कैश पे किया है। जब आप कैश पे करते हो तो आपको कैश अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। क्या करना होता है? यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। पर आपने क्या किया, आपने कैश पे किया था और कैश अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एरर ऑफ कमीशन होगा। उसके बाद पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड। अब क्या हुआ कि आपने यहाँ पर मान के चलिए कैश पे किया 10,000 रुपए, ठीक है। आपको उसकी एंट्री करनी थी कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने एंट्री क्रेडिट साइड में की थी, पर अमाउंट रॉन्ग कर दी, आपने 8,000 रुपए यहाँ पर जो है वो क्रेडिट कर दिया। तो ये भी हमारा एरर ऑफ कमीशन कहलाएगा। उसके बाद पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, यहाँ पर दोनों ही गलत है। आपने क्या किया, 10,000 रुपए कैश पे किया, आपने उसकी एंट्री क्या कर दिया, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में कर दिया, और अमाउंट भी आपने यहाँ पर 8,000 कर दिया, यानी कि साइड भी गलत और हमारी पैसा भी गलत। ठीक है। उसके बाद मिस्टेक कमिटेड इन बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। तो देखो लास्ट में जब हमारा जो लेजर अकाउंट होता है उसकी हमें बैलेंसिंग करनी होती है, यानी कि हमें टोटल बैलेंस कैलकुलेट करना होता है। जैसे मान के चलिए आपका यहाँ पर कैश अकाउंट है, उसके डेबिट साइड में जो एंट्री है वो 10,000 है, 10,000 है, ठीक है। और क्रेडिट साइड में जो एंट्री है वो है हमारी यहाँ पर 8,000 रुपए। तो लास्ट में आपने जब बैलेंस किया तो आपका डेबिट बैलेंस आया इस साइड 2,000 रुपए, ठीक है। पर आपने इसको 20,000 कर दिया, तो ये भी एरर हमारा एरर ऑफ कमीशन ही कहलाएगा। तो ये सारे के सारे हमारे एरर ऑफ कमीशन के अंदर आ जाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज आ करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, डैश रेफर्स टू टू और मोर एरर दैट ऑफसेट ईच अदर रिजल्टिंग इन ट्रायल रन स्टिल अपीयरिंग टू बैलेंस इवन दो इंडिविजुअल एरर एग्जिस्ट। ठीक है। तो देखो ऐसी दो या दो से ज्यादा एरर जो कि एक दूसरे के इम्पैक्ट को खत्म कर देती है, यानी कि इन एरर्स की वजह से ट्रायल बैलेंस के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा होता है उसे खत्म कर देती है, और ट्रायल बैलेंस अभी भी बैलेंस में शो हो रहा होता है। हालांकि एरर्स यहाँ पर मौजूद होती है, उसके बाद भी हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो इक्वल होता है, उसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल होता है। इसे हम ओमिशन एरर कहते हैं, इसे हम कमीशन एरर कहते हैं, या फिर ट्रांसपोजिशन एरर कहते हैं, या फिर कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कंपनसेटिंग एरर इज अ करेक्ट आंसर। बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको देना चाहूंगा। तो मान के चलिए आपका यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है वो ट्रायल बैलेंस का वो है 4,000 और 4,000, यानी कि एक दूसरे के इक्वल। अब आपने यहाँ पर एक मिस्टेक जो है वो कमिट की। क्या मिस्टेक की? तो आपने यहाँ पर कैश पे किया, आपने कैश पे किया 4,000 रुपए का, 4,000 रुपए का। आपने इसकी एंट्री जो है वो कैश अकाउंट में कर दी, आपने यहाँ पर इसकी एंट्री क्रेडिट साइड में 4,000 रुपए कर दी, और डेबिट साइड में आपने एंट्री ही पास नहीं की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि क्रेडिट साइड का बैलेंस तो 4,000 से इंक्रीज हो गया, पर डेबिट साइड क्योंकि हमने एंट्री पास ही नहीं की तो वो एज इट इज रह गया। तो अब यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस जो है इम्बैलेंस हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या किया, आपको यहाँ पर कैश जो है वो रिसीव हुआ, आपने उसकी एंट्री मान के चलिए 4,000 रुपए ही रिसीव हुआ, आपने उसकी एंट्री सिर्फ डेबिट साइड में कर दी, और क्रेडिट साइड वाला जो एस्पेक्ट था उसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो डेबिट साइड तो आपने 4,000 से एंट्री कर दी, पर क्रेडिट साइड में कोई एंट्री हो ही नहीं पाई, जिससे आपका जो बैलेंस हो गया वो इक्वल हो गया, यानी कि 8,000 रुपए। तो ये दोनों जो एरर आपने कमिट की है, यानी कि सिर्फ आपने एक ही एस्पेक्ट यहाँ पर रिकॉर्ड किया ट्रांजेक्शन का, दूसरा एस्पेक्ट को रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इन दोनों एरर ने एक दूसरे के इम्पैक्ट को खत्म कर दिया और ट्रायल बैलेंस को बाद में फिर से इक्वल कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो ये जो एरर्स होती है इनको एक साथ में हम कंपनसेटिंग एरर जो है वो कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
An error principle in accounting occurs when a transaction is recorded in a manner that is inconsistent with accounting principle. Which of these is the error principle? देखो error principle तब arise होता है जब आप किसी accounting principle को follow नहीं करते। इसके बाद में already मैंने आपको बताया। तो इसमें से कौन सी हमारी error principle? पहला, XYZ Corporation records 10,000 in revenue from a customer order before delivering the goods or completing the service। ठीक है, तो ये error हमारी accounting error है, मतलब कि एर्रो प्रिंसिपल है। क्यों है ऐसा? तो देखो एक इंपॉर्टेंट हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, वो है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। वो है हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप किसी भी रेवेन्यू को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी रिकॉर्ड करोगे अगर वो रियलाइज हो जाएगी। रियलाइज होने का मतलब है कि यहाँ पर लीगल राइट आपके पास है उस पैसे को रिकवर करने के लिए। और ये लीगल राइट तब क्रिएट होता है जब आप गुड्स और सर्विसेज की सेल कर देते हो, ना कि जब आपको सिर्फ उसका ऑर्डर जो है वो मिलता है। देखो ऑर्डर मिला है तो कस्टमर उसको कैंसिल भी कर सकता है, तो अगर आपने उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया तो वो तो गलती हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एनुअल प्रिंसिपल होगा क्योंकि आपने रेवेन्यू को रियलाइज होने से पहले ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। उसके बाद एक्सवाइजेड कॉर्पोरेशन ट्रीट्स द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाईज एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटलाइज इट एन एसेट। ठीक है, तो देखो अगर कोई कंपनी है वो रॉ मटेरियल परचेज करती है, अगर कोई कंपनी है वो रॉ मटेरियल परचेज करती है तो वो उसका जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और उसे एज अ एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के में अंदर जो है वो शो करना पड़ता है। पर कंपनी ने क्या किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो डिनोट कर दिया और उसको बैलेंस शीट में जाकर एज अ एसेट शो कर दिया, तो ये भी गलत है, ये भी एरर प्रिंसिपल है। द ओनर ऑफ XYZ कॉर्पोरेशन चार्जेस पर्सनल ट्रैवल एक्सपेंसेस टू द कंपनीज ट्रैवल एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, तो देखो ये भी हमारी एरर प्रिंसिपल होगी क्योंकि एक इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कंपनी का जो ऑनर है और जो कंपनी है वो दो सेपरेट एंटिटीज है, इसीलिए हमें इन दोनों की ट्रांजैक्शन को सेपरेटली जो है वो ट्रीट करना होता है। और कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कंपनी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उसी को हमें रिकॉर्ड करना है, ऑनर की पर्सनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। पर इसने क्या किया है, जो ट्रैवल एक्सपेंस है पर्सनल ऑनर के उसको कंपनी के ट्रैवलर एक्सपेंस में डाल दिया है, तो ये भी हमारा गलत है, मतलब कि एरर प्रिंसिपल है। उसके बाद एक्सपायर्ड कॉर्पोरेशन डज नॉट रिकॉर्ड अक्रूड एक्सपेंसेस सच एज इंटरेस्ट पेबल एट द एंड ऑफ पीरियड अंटिल द पेमेंट इज मेड। ठीक है, तो देखो एक हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट होता है, वो कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो जब वो अक्रू हो गया है तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करना है, चाहे आपको पेमेंट यहाँ पर रिसीव हुई है नहीं हुई है, आपने पेमेंट की है नहीं की है, वो मैटर नहीं करता। जिस दिन ट्रांजेक्शन ड्यू हो चुकी है, अक्रू हो चुकी है, उस दिन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। जैसे एक्सवाइजेड कॉर्पोरेशन है, एक्सपेंसेस पे करने थे वो अक्रूड हो चुके हैं, तो उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा चाहे उसने पेमेंट की है या फिर नहीं पे किया। पर यहाँ पर क्या हुआ कि एक्सवाइजेड कॉर्पोरेशन ने पेमेंट की ही नहीं अभी तक, ठीक है, मतलब उसने कहा कि जब मैं पेमेंट कर दूंगा तब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा, तो ये भी हमारा एरर प्रिंसिपल जो है वो कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि ये सारे के सारे हमारे एरर प्रिंसिपल जो है वो कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल अफेक्ट द विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो इसमें से कौन सी ऐसी एरर है जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगी, यानी कि अगर ये एरर हो भी जाती है तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर इसका कोई भी इंपैक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा, वो बैलेंस में ही रहेगी। पहला है कंप्लीट ओमिशन, दूसरा है पार्शियल ओमिशन, तीसरा है एरर प्रिंसिपल, चौथा है कंपनसेटिंग एरर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों होता है, तो देखो यहाँ पर मान के चलिए आपका जो ट्रायल बैलेंस है उसका जो डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस है वो 10,000 है, यानी कि वो इक्वल है, इसका भी 10,000 है, डेबिट भी 10,000 है, क्रेडिट भी 10,000 है, वो एक दूसरे के इक्वल है। अगर आप कंप्लीट ओमिशन कर देते हो, जैसे आपने यहाँ पर वेजेस पे किए हैं 10,000 रुपए के और उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं करते, यानी कि उसका डेबिट साइड भी नहीं और क्रेडिट साइड भी नहीं, तो क्या इसका इम्पैक्ट ट्रायल बैलेंस के ऊपर पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, ना उसका डेबिट बैलेंस इंक्रीज होगा ना ही क्रेडिट बैलेंस, वो फिर बैलेंस में ही रहे। उसके बाद आता है पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन क्या होता है, तो वो मैंने ऑलरेडी बताया कि जब आप एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर लेते हो, जैसे आपने वेजेस पे किए हैं तो कैश अकाउंट में तो आपने उसकी एंट्री कर दी, यानी कि कैश अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट बैलेंस जो है वो 10,000 से बढ़ जाएगा, पर डेबिट साइड में आपने एंट्री वहां पर की ही नहीं, यानी कि वेजेस अकाउंट में उसकी एंट्री की ही नहीं है, तो वो एज इट इज रहेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा क्योंकि क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा 20,000, डेबिट बैलेंस 10,000 ही रह जाएगा। तो ये जो है वो इम्पैक्ट डालता है ट्रायल बैलेंस के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगर आप प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो, जैसे आपको बोला गया था कि अगर आप रेंट पे करते हो तो आपको रेंट अकाउंट को डेबिट करना है,
और कैश अकाउंट को आपको यहाँ पर क्रेडिट करना है। ठीक है, मान के चलिए 10,000 रुपए है, पर आपने यहाँ पर क्या किया, जिसको आपने रेंट पे किया था उसको उसको डेबिट कर दिया, यानी कि राम को रेंट पे किया था, राम अकाउंट को डेबिट कर दिया 10,000 रुपए से और क्रेडिट कर दिया कैश अकाउंट को। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। पर क्या इसकी वजह से हमारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने डेबिट साइड में भी 10,000 से एंट्री की, क्रेडिट साइड में भी 10,000 से एंट्री की है, तो ये भी इंपैक्ट जो है वो नहीं डालेगा। उसके बाद एक कंपनसेटिंग एरर, तो कंपनसेटिंग एरर तो इंपैक्ट डालता ही नहीं है, वो तो एक दूसरे के इंपैक्ट को खत्म कर देता है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज अ, नहीं, हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश एरर अकर व्हेन देयर इज एन inaccuracy in recording transaction and posting entries that impact both the debit and credit side of the account। ठीक है, तो देखो एक ऐसी एरर जिसकी वजह से हमारे जो अकाउंट्स हैं उसके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों पे ही इंपैक्ट पड़ता है। कहने का मतलब कि एक ऐसी एरर जिसके अंदर हमने दोनों ही अकाउंट जो है वो गलत कर दिए होते हैं, वो कौन सा कहलाता है? वो टू साइडेड एरर होता है, वन साइडेड एरर होता है, कंपनसेटिंग एरर होता है, या फिर प्रिंसिपल एरर होता है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो टू साइडेड एरर होगा। देखो, आपकी जो ट्रांजेक्शन होती है उसके अंदर दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपने यहाँ पर वेजेस पे किए हैं 10,000 रुपए के, तो इसमें दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है? एक हमारा यहाँ पर वेजेस अकाउंट है, वेजेस अकाउंट है, उसे डेबिट करना था 10,000 रुपए से, और एक हमारा यहाँ पर कैश अकाउंट, एक आपका कैश अकाउंट। ओके, 10,000 रुपए से। ठीक है, अब देखो, अगर अगर एरर की वजह से आपके दोनों ही अकाउंट गलत हो जाएं किसी एरर की वजह से, तो वो हमारा कहलाता है टू साइडेड एरर। जैसे आपने यहाँ पर की थी सेल्स, आपने यहाँ पर की थी सेल्स, पर आपने उसे रिकॉर्ड कर दिया परचेज। ठीक है, तो इससे ना आपके दोनों अकाउंट जो है वो गलत हो जाएंगे। जैसे अगर आप सेल्स करते हो, अगर आप सेल्स करते हो तो उसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास सेल करने से पैसा आता है, और सेल्स अकाउंट को आपको करना होता है क्रेडिट। ठीक है, पर आपने क्या किया, इसको परचेज रिकॉर्ड कर लिया, तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया। परचेज अकाउंट हमारा एक्सपेंस है तो उसे हम कर देंगे डेबिट, और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर पे किया। तो यहाँ पर देखो दोनों ही अकाउंट गलत है। एक तो कैश अकाउंट डेबिट होना था, हमने क्रेडिट कर दिया, ऊपर से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था, हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो ये जो एरर है वो टू साइडेड एरर जो है वो कहलाती है। उसके बाद कहते हैं एक और हमारी टाइप होती है वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर ऐसी एरर होती है जिसके अंदर सिर्फ एक अकाउंट गलत होता है, एक अकाउंट सही होता है। जैसे आपने यहाँ पर वेजेस पे किए 10,000 रुपए के राम को, आपने क्या किया, राम अकाउंट को डेबिट कर दिया, और यहाँ पर कैश अकाउंट को जो है वो क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ। और यहाँ पर आपको वेजेस अकाउंट को डेबिट करना था एक्चुअली में, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था। तो देखो यहाँ पर कैश अकाउंट तो बिल्कुल करेक्ट है, इसे हमें क्रेडिट ही करना था, पर वेजेस अकाउंट जो है वो गलत हो गया है। तो यहाँ पर सिर्फ एक अकाउंट यहाँ पे जो है हमारा गलत है। तो ये हमारा वन साइडेड एरर जो है वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? हमारा वन साइडेड एरर जो है वो कहलाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ एरर है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो रिलेटेड है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के साथ। देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होता है? जब हम अकाउंटिंग के अंदर गलतियां कर देते हैं तो हमें उसे सुधारना होता है ताकि हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो एक्यूरेट हो सके। जैसे नॉर्मल लाइफ में अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें उसे सुधारना होता है, ताकि और कोशिश करनी होती है कि नेक्स्ट टाइम से हमें वो गलती दोबारा ना दोहराई जाए। ठीक है, तो ऐसे अकाउंटिंग के अंदर भी जो भी एरर्स होती है उसको हम ठीक करते हैं, जिसे हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है वो कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखो, फिर हम उसको और डिटेल में जो है वो समझेंगे। तो dash refers to the process of correcting mistake made in the financial record. These error could be occur during the recording, posting, balancing of transaction। मतलब कि जो मिस्टेक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर होते हैं, जब हम उसको करेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? यानी कि उसको जब हम ठीक करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रायल बैलेंस, ऑडिटिंग, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ऑप्शन सी, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की कैसे जाती है? देखो, सबसे पहले हम एरर को डिस्कस करेंगे, फिर हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम पहले एरर ऑफ ओमिशन की बात करें, तो आपने यहाँ पर वेजेस पे किए हैं 10,000 रुपए के, और आपने इसको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये हमारा क्या होगा? एक अकाउंटिंग एरर हो गया। अब इसको कैसे ठीक करोगे? तो देखो, अगर कोई ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करना भूल गए हो तो आप सिंपल से उसे ठीक करने के लिए आप उसकी जर्नल एंट्री पास कर दो। यानी कि आपको क्या करना है? वेजेस अकाउंट को डेबिट कर देना है,
वेजेस अकाउंट को डेबिट कर देना है और कैश अकाउंट को आपको क्रेडिट कर देना है, ठीक है, जितने भी अमाउंट है 10,000 रुपए से। ओके, तो ये आपकी एंट्री जो है वो करेक्ट हो गई, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गई। तो जो एरर फॉर्मेशन होती है उसको ठीक करना बहुत ही आसान होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एरर ऑफ कमीशन की। मान के चलिए आपने यहाँ पर वेजेस पे किए थे 10,000 रुपए के, पर आपने यहाँ पर रिकॉर्ड कितना कर दिया है, 1 लाख रुपए, या फिर आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया 8,000 रुपए, ठीक है, छोटी अमाउंट ले लेते हैं। टू कैश अकाउंट आपने इसको 8,000 रुपए रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि 2,000 आपने कम रिकॉर्ड किया। अब इसको कैसे ठीक करोगे, तो देखो जो रिमेनिंग अमाउंट है उससे आप एंट्री कर दो, यानी कि आप दोबारा से क्या करो, वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दो, कितने से, जो रिमेनिंग अमाउंट है, जैसे कि 2,000 रुपए थे, 2,000 रुपए से उसे यहाँ पर डेबिट कर दो, और कैश अकाउंट को आप यहाँ पर कर दो क्रेडिट 2,000 रुपए से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री जो है वो हो जाएगी। ओके, क्लियर है आपको यहाँ तक। अब एक और यहाँ पर आ सकता है सिचुएशन, जहां पर हमारे अकाउंट्स गलत हो गए, ठीक है, हमारे यहाँ पर जो अकाउंट्स है वो गलत हो गए हैं। जैसे आपने यहाँ पर वेजेस पे करने थे, आपने यहाँ पर वेजेस पे करने थे, पे किए, आपने यहाँ पर वेजेस पे किए 10,000 रुपए के, आपने एंट्री क्या की, आपने यहाँ पर जो वर्कर था, मान के चलो उसका नाम था राम, तो राम अकाउंट को आपने यहाँ पर डेबिट कर दिया और कैश अकाउंट को आपको यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, इसको अगर आपको ठीक करना हो तो सिंपली देखो, आपको जो गलती हुई है उसको सुधारना पड़ेगा। कैसे सुधारोगे गलती को, तो देखो इस गलती की वजह से क्या हुआ कि राम अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो बिना मतलब के 10,000 रुपए से इंक्रीज हो गया, और वेजेस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो यहाँ पर 10,000 रुपए से कम हो गया। कैश अकाउंट तो ठीक ही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें वेजेस अकाउंट की 10,000 से बैलेंस को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो हम कैसे इंक्रीज करेंगे, तो नॉर्मली देखो, अकाउंटिंग के अंदर प्लस माइनस नहीं होता है। अगर आपको किसी अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज करना हो तो आपको सेम साइड एंट्री करनी होती है। जैसे वेजेस का अगर आपको 10,000 से बैलेंस इंक्रीज करना है तो आपको मतलब वेजेस का अगर डेबिट बैलेंस 10,000 से इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम साइड एंट्री करनी पड़ेगी, यानी कि वेजेस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 10,000 रुपए से, ठीक है। उसके बाद अगर आपको किसी अकाउंट का बैलेंस कम करना हो, जैसे राम अकाउंट का बैलेंस आपको 10,000 रुपए से कम करना है, तो देखो आपको डेबिट बैलेंस कम करना है तो आपको इसके ऑपोजिट साइड यहाँ पर एंट्री कर देनी है, यानी कि राम अकाउंट को आपको क्रेडिट जो है वो कर देना है 10,000 रुपए से, ठीक है। तो हुआ क्या है, देखो अगर आपको किसी अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज करना है, जैसे वेजेस अकाउंट का 10,000 रुपए से बैलेंस कम हो रहा था, उसे मुझे इंक्रीज करना है, तो मैंने सेम साइड जो है एंट्री कर दी, वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया 10,000 रुपए से। उसके बाद राम अकाउंट का बैलेंस मुझे डिक्रीज करना था, तो उसका डेबिट बैलेंस था 10,000 रुपए, तो मैंने क्रेडिट साइड यानी कि ऑपोजिट साइड उसकी एंट्री कर दी, ताकि उसका बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो सके। तो इस तरीके से हम एरर्स को जो है वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, फर्नीचर सोल्ड 10,000 हैव बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, पास द जर्नल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर एक फर्नीचर सोल्ड किया गया था 10,000 रुपए का, और उसको हमने सेल्स अकाउंट में जो है वो पोस्ट कर दिया है। अब इसको ठीक करने के लिए हमें जर्नल एंट्री जो है वो पास करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर गलती क्या हुई है उसे आइडेंटिफाई कर लो। देखो हमारा ये जो एरर है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एरर है, कि हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया। जैसे एक इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, वो कहता है कि एसेट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसे पर्टिकुलर एसेट अकाउंट में ही हमें रिकॉर्ड करना है। जैसे आपका फर्नीचर है, फर्नीचर क्या है, आपकी एक एसेट है, तो आपको आप जो भी सेल परचेज करोगे उसे आपको फर्नीचर अकाउंट में ही यहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सेल्स अकाउंट में जाकर उसको रिकॉर्ड कर दिया। तो ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पर गलती हो गई। सेल्स अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं गुड्स की या सर्विसेज की सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं जो जो जिसका हम यहाँ पर बिजनेस कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप कार बना के मार्केट में सेल करते हो, तो जब आप कार की सेल करोगे तभी आप उसको सेल्स अकाउंट में जो है वो रिकॉर्ड करोगे। अब इसको कैसे ठीक किया जाएगा, तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले रॉन्ग एंट्री क्या थी, हमने रॉन्ग एंट्री क्या पास किया वो लिख लीजिए। देखो आपने सोल्ड किया तो कैश आपके पास 10,000 रुपए से आया है, और सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया है 10,000 रुपए से। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, कैश अकाउंट को तो डेबिट करना चाहिए था, पर आपको क्रेडिट यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट से फर्नीचर अकाउंट को करना था। अब इसकी गलती की वजह से हुआ कि जो सेल्स अकाउंट का 10,000 बैलेंस है वो इंक्रीज हो गया है बिना मतलब के, और फर्नीचर अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो 10,000 रुपए से डिक्रीज हो गया। अब इसको ठीक करने के लिए हम करेंगे क्या, तो सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस जो है वो 10,000 रुपए से कम कर देंगे, और फर्नीचर अकाउंट का जो बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस 10,000 रुपए से इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज करना हो तो आपको सेम साइड एंट्री करनी होती है। जैसे अगर आपको फर्नीचर अकाउंट का जो बैलेंस है वो इंक्रीज करना है, और कौन सा बैलेंस इंक्रीज करना है, क्रेडिट बैलेंस, तो आपको सेम साइड यानी कि फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट जो है वो कर देना है,
उसके बाद सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आपको 10,000 से डिक्रीज करना है, तो आपको इसके ऑपोजिट साइड यानी कि सेल्स अकाउंट को डेबिट जो है वो कर देना है 10,000 रुपए से, और ऑटोमेटिकली जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा सेल्स अकाउंट का। ठीक है। इसके अलावा एक शॉर्टकट मेथड आपको बताता हूं। तो अगर आपके सामने इस तरह की मिस्टेक अगर देखे जिसमें एक अकाउंट तो सही है पर दूसरा अकाउंट गलत है, तो क्या करना है, जो अकाउंट सही है उसको सही रहने देना है। जैसे ये सही है तो इसको आपको सही रहने देना और करेक्ट कर देना, और ये अकाउंट गलत है तो इसको सही कर देना है। कैसे सही करोगे, अगर ये क्रेडिट में होगी गलत है तो इसको हमें डेबिट जो है वो कर देना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ड्रॉइंग ऑफ 5,000 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, पास अ जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ड्रॉइंग थी 5,000 रुपीज की, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया। अब हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करनी है ताकि हम इस मिस्टेक को जो है वो सुधार सके। तो कैसे होगा, तो देखो ये एरर ऑफ ओमिशन है और कंप्लीट ओमिशन है, तो इसको ठीक करने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि ड्राइंग की जो जर्नल एंट्री होती है वो पास कर दीजिए। ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग जब ऑनर जो है वो बिजनेस से पैसों को विड्रॉ करवाता है। जैसे जब ऑनर ने 50 लाख रुपए लगाए, उसने 10 लाख रुपए उसमें से विड्रॉ करवा लिए, तो वो ड्राइंग जो है वो कहलाती है। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो क्या होती है, हमें ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करना होता है जब भी ड्राइंग्स की जाती है, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना होता है क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर कैश जो है वो पे किया। ओके। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कि हमें ड्राइंग अकाउंट्स को 5,000 रुपीज से डेबिट करना है। ठीक है। और यहाँ पे जो कैश अकाउंट है उसे हमें 5,000 रुपीज से क्रेडिट करना है। तो ये हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। अब जैसे आप जर्नल एंट्री पास कर देते हो तो नीचे आपको लिखना जरूरी होता है कि ये जो एंट्री पास की गई है वो बेसिकली यहाँ पर रेक्टिफिकेशन के लिए जो है वो पास की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फर्म हैड पेड रेंट ऑफ 10,000 टू लैंडलॉर्ड बट हिज पर्सनल अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, पास द जर्नल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस एंट्री। देखो एक फॉर्म थी, उसने यहाँ पर रेंट पे किया है लैंडलॉर्ड को, पर उसका पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया, तो ये हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल होगी क्योंकि आपको रेंट अकाउंट को डेबिट करना था। अब इसे हमें ठीक करना है। अगर हम रॉन्ग एंट्री देखें तो हमने क्या किया है, लैंडलॉर्ड अकाउंट को डेबिट कर दिया 10,000 से और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपए से। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रेंट अकाउंट को हमें डेबिट करना था 10,000 रुपए से और कैश अकाउंट को हमें क्रेडिट करना था 10,000 रुपए से। ठीक है। अब इस गलती की वजह से हुआ क्या है कि लैंड लोन का जो डेबिट बैलेंस है वो 10,000 रुपए से इंक्रीज हो रहा है और रेंट का जो डेबिट बैलेंस है वो 10,000 रुपए से डिक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले मैं लैंड लोन का जो डेबिट बैलेंस है उसको 10,000 से कम करना चाहता हूं, तो मैं इसके ऑपोजिट साइड यानी कि लैंड लोन अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा 10,000 रुपए से, और रेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस 10,000 रुपए से इंक्रीज करना चाहता हूं तो मैं सेम साइड यानी कि रेंट अकाउंट का डेबिट कर दूंगा रेंट अकाउंट को 10,000 रुपए से। तो ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री जो है वो हो जाएगी। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत है। ठीक है। तो हमें यहाँ पर, हाँ ठीक है, रेंट अकाउंट को हमें डेबिट करना है और लैंडलॉर्ड अकाउंट को जो है हमें 10,000 रुपए से जो है वो क्रेडिट कर देना है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर रेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुड सोल्ड टू रमेश ऑन क्रेडिट ऑफ 2,000 फॉर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, द रेक्टिफिकेशन एंट्री शैल बी। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम गलती को फाइंड आउट करें, गलती क्या हुई है, तो देखो गुड्स यहाँ पर सोल्ड की गई है रमेश को ऑन क्रेडिट 2,000 रुपए की, पर उसे हमने परचेज मानकर परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया। तो यहाँ पर देखो हमारे जो दोनों अकाउंट्स है, इस तरह की एरर हमारी टू साइडेड एरर जो है वो कहलाती है। जैसे अभी हमने जो एरर की वो वन साइडेड एरर थी, अब ये टू साइडेड एरर होगी। जैसे आपकी रॉन्ग एंट्री क्या हुई, आपने सेल की थी पर आपने उसे परचेज मानकर एंटर कर दिया, तो आपने परचेज अकाउंट को 2,000 से डेबिट कर दिया और रमेश अकाउंट को 2,000 से क्रेडिट कर दिया। पर करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रमेश अकाउंट को आपको डेबिट करना था 2,000 रुपए से और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था 2,000 रुपए से। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री यहाँ पर क्या होगी, तो देखो इस गलती की वजह से हुआ क्या है, तो इसकी वजह से काफी अकाउंट्स के बैलेंस इंक्रीज और डिक्रीज हुए। जैसे कि सबसे पहले परचेज अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो 2,000 से इंक्रीज हो गया और इसको मैं डिक्रीज करना चाहता हूं, तो मैं ऑपोजिट साइड यानी कि परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा 2,000 रुपए से। उसके बाद देखो जो सेल्स अकाउंट है उसका 2,000 से बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो गया क्योंकि हमने एंट्री की ही नहीं थी सेल्स की। तो हम क्या करेंगे, सेम साइड यानी कि क्रेडिट साइड में सेल्स अकाउंट के 2,000 की एंट्री जो है वो कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट रमेश की बात करें, देखो रमेश का जो है क्रेडिट बैलेंस 2,000 से इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए मैंने उसकी डेबिट साइड में एंट्री कर दी, यानी कि मुझे क्रेडिट बैलेंस को कम करना था तो डेबिट साइड मैंने 2,000 रुपए से एंट्री कर दी। उसके बाद देखो रमेश अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी 2,000 से कम हो रहा था, तो मैंने उसको इंक्रीज करने के लिए सेम डेबिट साइड में 2,000 से एंट्री कर दी, और जब आपने 2,000 करके एंट्री की तो टोटल एंट्री कितनी बन गई यहाँ पर 4,000 की, और आपने रमेश अकाउंट को डेबिट कर दिया 4,000 रुपए से।
तो आपको यहाँ पर क्या करना है, रमेश अकाउंट को 4,000 रुपए से जो है डेबिट करना है, और परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट को 2,000 रुपए से क्रेडिट करना है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट 2000 वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, द रेक्टिफिकेशन एंट्री शैल बी। देखो यहाँ पर हमने गुड्स जो है वो परचेज की थी रोहन से क्रेडिट के ऊपर 2,000 रुपए की, पर हमने उसे जो है सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि हमने उसको सेल्स जो है वो मान लिया, हमने उसे यहाँ पर जो सेल्स मान लिया है। अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री यहाँ पर कैसे पास होगी, इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री यहाँ पर कैसे पास होगी, तो देखो सबसे पहले रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, आपने की थी परचेज पर आपने इसको सेल रिकॉर्ड कर लिया, तो रोहन अकाउंट डेबिट हो गया 2,000 से और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 2,000 रुपए से। उसके बाद करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, परचेज अकाउंट को हमें डेबिट करना था 2,000 रुपए से और रोहन अकाउंट को हमें क्रेडिट करना था 2,000 रुपए से। ठीक है, अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो देखो सबसे पहले सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस है, सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस है वो 2,000 रुपए से इंक्रीज हो रहा है और क्रेडिट बैलेंस है, तो मुझे क्रेडिट बैलेंस को 2,000 रुपए से कम करना है। तो मैंने सेल्स अकाउंट को यहाँ पर ऑपोजिट साइड यानी कि डेबिट कर दिया 2,000 रुपए से। उसके बाद परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस 2,000 रुपए से इंक्रीज हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, परचेज सॉरी मतलब कि परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो है वो 2,000 रुपए से डिक्रीज हो रहा था, तो मैंने उसको इंक्रीज करने के लिए सेम साइड जो है 2,000 रुपए से एंट्री कर दिया है। उसके बाद रोहन अकाउंट का जो बैलेंस है वो 4,000 रुपए हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है। क्यों किया है, तो देखो यहाँ पर इसका सबसे पहले डेबिट बैलेंस को 2,000 रुपए से कम करना था, तो मैंने क्रेडिट कर दिया रोहन अकाउंट को 2,000 रुपए से। उसके बाद क्रेडिट बैलेंस रोहन अकाउंट का 2,000 रुपए से बढ़ाना था, तो मैंने इसको क्रेडिट भी कर दिया और टोटल कर दिया, तो रोहन अकाउंट का बैलेंस 4,000 रुपए जो है वो बन गया। इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, परचेज और सेल्स अकाउंट को हमें 2,000 रुपए से जो है वो डेबिट करना है और क्रेडिट करना है रोहन अकाउंट को 4,000 रुपए से। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 ऑफ प्रीवियस ईयर नॉट रिकॉर्डेड, द रेक्टिफिकेशन एंट्री शैल बी। देखो यहाँ पर एक आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 15,000 की पिछले साल की, जिसे हमने रिकॉर्ड ही यहाँ पर नहीं किया, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो एंट्री है वो पिछले साल की है। ठीक है, अगर ये पिछले साल की नहीं होती तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, अगर ये पिछले साल की नहीं होती तो हम सिंपली क्या करते, बस सैलरी अकाउंट में जो है एंट्री कर देते, यानी कि हमें सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देते और सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते। पर क्योंकि देखो ये जो एंट्री है ये पिछले साल की है, और अगर हमने इस साल की सैलरी अकाउंट में उसकी एंट्री कर दी तो वो इस साल की सैलरी में जो है वो काउंट हो जाएगी, जो कि गलत है। आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जो एक्सपेंसेस हैं और जो रेवेन्यू है वो सेम ईयर से बिलोंग करते होने चाहिए। पर अगर हमने पिछले साल का एक्सपेंस इस साल के एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड कर दिया, जैसे कि पिछले साल की सैलरी को इस साल की सैलरी के अंदर इंक्लूड कर दिया, तो हमारा जो सैलरी अकाउंट का बैलेंस होगा वो करेक्ट जो है वो नहीं होगा, क्योंकि वो पिछले साल का भी सैलरी उसने इंक्लूड जो है वो किया हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नया अकाउंट जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं वो ओपन करते हैं और उसे हमें डेबिट करना होता है, और सैलरी अकाउंट को आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को हमें क्रेडिट जो है वो कर देना होता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को आपको डेबिट करना है और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है उसे आपको क्रेडिट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश इज अ टेम्परेरी account used in accounting to hold transaction whose proper account classification is uncertain and not yet determined। ठीक है, it helps to ensure that trial balance remain balanced while discrepancies and errors are being investigated and corrected। तो देखो जब हमारे ट्रायल बैलेंस में किसी भी तरह की एरर आ जाती है या फिर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जिसकी नेचर हमें पता नहीं होती है कि हम इसे किस ट्रांजेक्शन किस अकाउंट के अंदर जो है वो रिकॉर्ड करें, तो उस टाइम के लिए हम क्या करते हैं, एक टेम्पररी अकाउंट ओपन कर लेते हैं और उस ट्रांजेक्शन को उस अकाउंट में जो है वो डाल देते हैं ताकि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो इक्वल रहे। ठीक है, हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो इक्वल रहे, तो उस अकाउंट को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन है जर्नल लेजर, सस्पेंस अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट या फिर प्रोविजन अकाउंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सस्पेंस अकाउंट होगा, सस्पेंस अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। तो देखो सस्पेंस अकाउंट टेम्पररी अकाउंट होता है और इसके अंदर हम ऐसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसके रिगार्डिंग हमें किसी भी तरह का डाउट होता है। जैसे अगर ट्रायल बैलेंस में मान के चलिए इम्बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो वो जो डेबिट बैलेंस इंक्रीज हो रहा है जिस ट्रांजेक्शन की वजह से हो रहा है उसको हम उठा के सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे जब तक कि हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती है। हालांकि जब हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, हमें पता हो जाता है कि एरर कहाँ पे हुई है, ट्रांजेक्शन किस अकाउंट से बिलोंग करती है, तो हम उसे जो है उठाकर उसी अकाउंट में डाल देते हैं और सस्पेंस अकाउंट को जो है वो बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वो यहाँ पर ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आ जाए तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दिएगा
कि आपको यहाँ तक क्लियर है। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट से प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों जगह पर हमारी ऐप जो है वो मिल जाएगी, जहां पर आप हमारे कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। आपको वहां पर टाइप करना है लर्निंग सेशन आईआईबी एग्जाम और आपको हमारे ऐप जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा समर 2024। तो इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में जरूर जो है वो एनरोल कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो आज के लिए ये इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।